कल्पना की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ जाते हैं। उसे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था कि वो कहाँ आकर फंस गई। एकदम से उसे वरदान के छोटे भाई अरमान की याद आ जाती है और वो मन में, दोनों भाइयों में कितना फर्क है। एक जितना अच्छा है दूसरा उतना ही जल्लाद, और ये जल्लाद मुझे ही क्यों मिला। वो लगातार रोए जा रही थी और मन ही मन वरदान को गालियां निकाल रही थी। वरदान जो बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था, वो दरवाजे पर नॉक करते हुए मन में, पोसना बंद हो गया हो तो बाहर आ जाओ और 15 मिनट में रेडी होकर नीचे आओ, और याद रखना 15 मिनट मतलब 15 मिनट। इतना कहकर वो नीचे चला जाता है। कल्पना को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। 15 मिनट मतलब 15 मिनट। वो उसकी नकल करते हुए बोलती है और फिर अपने गीले कपड़े निकालकर एक तरफ रखती है और बाथरोब पहनकर बाहर आती है। तब तक वरदान वहाँ से जा चुका था। कल्पना जब बाहर आती है तो वरदान वहाँ से जा चुका था। कल्पना जब बाहर आती है तो उसकी नज़र बिस्तर पर जाती है, जहाँ एक रेड कलर की साड़ी थी और उसके साथ पहनने के लिए डायमंड की ज्वेलरी। बाकी सब सामान वहाँ से हटा दिया गया था। वो समझ जाती है कि उसे यही साड़ी पहननी है। वो आईने के सामने जाकर अपने बाल सुखाने लगती है। तभी उसकी नज़र वहाँ रखे मेकअप के सामान पर पड़ती है, जो कुछ देर पहले वहाँ पर नहीं था। पर कल्पना को किसी चीज़ से मतलब नहीं था, ना महंगे कपड़ों से, ना गहनों से। खैर, वो बेमन से तैयार होने लगती है। ठीक 15 मिनट बाद वरदान वापस ऊपर आता है। वो दरवाज़ा खोलता है और अंदर आता है। अंदर आते ही उसकी नज़र जाती है कल्पना पर, जो कि आईने के सामने खड़ी रेडी हो रही थी। लाल साड़ी, खुले बाल, आंखों में काजल, होठों पर रेड लिपस्टिक, माथे पर छोटी सी बिंदी। तभी उसकी नज़र वहाँ रखे सिंदूर पर पड़ती है और फिर वरदान पर, जो उसे मजबूर कर रहा था ये सब करने के लिए। एक बार फिर उसका मन नफरत से भर जाता है और वो जानबूझकर सिंदूर नहीं लगाती। वैसे कल्पना इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कोई एक बार देखे तो बस देखता रह जाए, लेकिन वरदान ठहरा पत्थर। उसके दिल में तो कोई फीलिंग ही नहीं थी। वो कल्पना को एक नज़र देखता है कि वो तैयार हुई या नहीं। तब तक वो भी रेडी हो गई थी। वरदान उसको रेडी देखकर, चलो मेरे साथ, वो उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है और फिर अपने साथ नीचे ले जाने लगता है। कल्पना अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए, छोड़ो मेरा हाथ, आई सेड लीव माई हैंड, वो गुस्से से बोलती है। पर वरदान उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। बस वो कुछ गहरा सोचते हुए आगे बढ़ता जाता है। वरदान नीचे आता है और फिर सीधा उसे लेकर घर से बाहर जाने लगता है। पीछे से उसका नौकर, सर नाश्ता। यह सुनकर वरदान गुस्से से कल्पना की तरफ देखकर, नाश्ता करने का टाइम मैडम ने वेस्ट कर दिया है, वो उसे आंखें दिखाते हुए बोलता है। कल्पना एक नज़र उसकी तरफ देखती है और फिर बेरुखी से अपना चेहरा फेर लेती है। वरदान उसे गाड़ी में बिठाता है और फिर वो ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए गाड़ी स्टार्ट करता है और फिर तेज़ी से वहाँ से निकल जाता है। उसके बराबर में बैठी कल्पना के दिमाग में बस यही सवाल कौंध रहा था कि आखिर ये इतनी जल्दी जल्दी मुझे लेकर कहाँ जा रहा है। वरदान के चेहरे पर इस वक्त एक अलग ही गुस्सा था, ऐसा गुस्सा जो अभी तक कल्पना ने भी नहीं देखा था। उसका गुस्सा देखकर वो ना कुछ बोल पा रही थी और ना उसकी हिम्मत हो रही थी वरदान से पूछने की कि हम कहाँ जा रहे हैं। वो भी अपना चेहरा फेर लेती है और खिड़की से बाहर पीछे छूट रहे रास्तों को देखते हुए मन में, काश जितनी आसानी से रास्ता पीछे छूट रहा है, उतनी ही आसानी से ज़िंदगी की परेशानियां भी पीछे छूट जाती तो कितना अच्छा होता। लेकिन नहीं, भगवान जी ने चुनकर सबसे बड़ी परेशानी को मेरी झोली में डाल दी है। ये जो मेरे साथ बैठा है, वो वरदान को मन ही मन कोसते हुए बोलती है। कुछ ही देर में वरदान की गाड़ी एक मंदिर के सामने जाकर रुकती है। मंदिर को देखकर कल्पना को बहुत हैरानी होती है, क्योंकि वरदान उसे कहीं से भी मंदिर जाने वाली पार्टी नहीं लग रहा था। वो हैरान थी कि वरदान उसे मंदिर लेकर आया है, पर क्यों। वरदान अपनी सीट बेल्ट निकालते हुए, उतरो, ये कहते हुए वो भी गाड़ी से उतर जाता है। कल्पना भी अपनी सीट बेल्ट निकालती है और फिर गाड़ी से बाहर आती है। चलो, ये कहता हुआ वरदान जल्दी जल्दी मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है
और उसके पीछे पीछे अपनी साड़ी संभालती हुई कल्पना भी मंदिर के अंदर जाने लगती है। वरदान को देखते ही पुजारी जी, आओ बेटा आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, सारी तैयारियां हो गईं। पंडित जी, ये कहता हुआ वरदान उनके पैर छू लेता है। उनकी बातों से लग रहा था कि वरदान ने पहले ही उनको बता दिया था कि वो लोग आने वाले हैं, और वहाँ का माहौल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी पूजा की तैयारी हो रही है। कल्पना की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। पुजारी जी वरदान को आशीर्वाद देते हुए, सारी तैयारी हो गई बेटा, बस आप दोनों के आने का इंतजार था। चलिए अब आप दोनों पूजा के लिए बैठ जाइए। वो दोनों को बैठने का इशारा करता है। फिर एकदम से उसका ध्यान कल्पना पर जाता है, जिसने मांग में सिंदूर नहीं लगाया था। वो एकदम से कल्पना को टोकते हुए, एक मिनट बेटा, तुम माता की पूजा कर रही हो, अर्चना कर रही हो, लेकिन तुम्हारी मांग में सिंदूर नहीं है। ये तो अच्छा शगुन नहीं है बेटा। यह सुनकर वरदान कल्पना की तरफ देखता है। बदले में कल्पना भी उसकी तरफ देखती है और फिर धीरे से, मैं इस शादी को नहीं मानती, नहीं लगाया मैंने सिंदूर, मेरी मर्जी। वो दो टूक शब्दों में अपनी बात खत्म करती है। इतने में पुजारी जी वरदान के सामने माता का सिंदूर करते हुए, यह लो बेटा, यह माता रानी का सिंदूर, अपनी पत्नी की मांग भर दो, उसके बाद ही तुम दोनों पूजा में बैठना। वरदान बिना कुछ बोले माता रानी का सिंदूर उठाता है और कल्पना की मांग में सजा देता है। कल्पना की आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं, लेकिन उसकी आंखों में नमी तैर जाती है। उसके आंसू बहकर वरदान के हाथ पर गिरते हैं। वरदान झट से उसकी तरफ देखता है, जिसकी बंद आंखों से भी आंसू बह रहे थे। पता नहीं क्यों बुरा लगता है उसे कल्पना के लिए। पहली बार उसके पत्थर जैसे दिल पर किसी के आंसुओं का असर हुआ था। पहली बार किसी को रोता हुआ देखकर उसको बेचैनी हुई थी। वो अभी भी कल्पना को देख रहा था। कल्पना एकदम से अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखें अभी भी नम थीं। वरदान झट से अपनी नज़रें फेर लेता है, जैसे उसने कल्पना से कोई मतलब ना हो। खैर, इसके बाद दोनों खामोशी से पूजा में बैठ जाते हैं। पंडित जी पूजा शुरू करते हैं। वरदान के दिल में आग लगी पड़ी थी, बदले की आग। जहाँ पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, वही वरदान मन में, यह सब मैंने तेरे लिए किया है माँ, मुझे सब याद है, कुछ नहीं भूला हूँ मैं। याद है मुझे अच्छी तरह कि कैसे उन लोगों ने तुम्हें धोखे से मारा है, कैसे तुम्हारी खुशियाँ छीन ली थी। बस आज वैसे ही मैंने भी उन लोगों की खुशियाँ छीन ली हैं। अब पता चलेगा उनको कि जब किसी की खुशियाँ छीनो तो कैसा लगता है। उस वक्त खुद पर क्या गुजरती है। फिर उसका ध्यान पास बैठी कल्पना पर जाता है। वो उसे देखकर, हाँ जानता हूँ कि अपने बदले के लिए मैंने इस निर्दोष को बेवजह सजा दी है, पर यह लड़की उन लोगों के घर में खुशियाँ ला सकती थी, जो कि मैं होने नहीं देता। बस जो मुझे सही लगा वो मैंने किया। वैसे मेरी नज़र में इस शादी का कोई मतलब नहीं है, और ना मैं इस शादी को मानता हूँ। वो तो ये आपकी इच्छा थी कि जब आपकी बहू आएगी तो आप ये पूजा करवाएंगी। सुना था मैंने एक बार, जब आप नानी से कह रही थी। बस आपकी ही इच्छा पूरी कर रहा हूँ। अब आप देखना, अगर उन लोगों को मैंने खून के आंसू नहीं रुलाया तो मेरा नाम वरदान नहीं। वो मनी मन बेहद गुस्से से बोल रहा था। वहीं उसके पास बैठी कल्पना मनी मन अपनी किस्मत पर रो रही थी। उसे याद आता है वो मनहूस दिन जब वरदान उसकी ज़िंदगी में आया था। कुछ दिन पहले वरदान का छोटा भाई अरमान अरमान और कल्पना बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दोनों साथ में स्कूल में थे और फिर दोनों ने साथ में कॉलेज ख़त्म किया। इसके बाद अरमान अपने पापा का बिजनेस संभालने लगा और कल्पना बैंक में जॉब करने लगी। गुजरते वक्त के साथ अरमान के दिल में कल्पना के लिए एहसास पनपने लगे। वो उसे लेकर कुछ फील करने लगा था, या हम कह सकते हैं कि वो उसे चाहने लगा था, और धीरे धीरे उसकी चाहत बढ़ती जा रही थी। वहीं कल्पना के दिल में ऐसी कोई बात नहीं थी। वो आज भी उसे अपना अच्छा दोस्त मानती थी। अरमान कब तक अपने एक तरफा प्यार को दिल में दबा सकता था। एक दिन हिम्मत करके उसने कल्पना से अपने दिल की बात कह भी दी। कल्पना समझदार थी। उसने इस चीज़ का असर अपनी दोस्ती पर नहीं पड़ने दिया, और अरमान से कुछ वक्त मांगा कि उसने एक दोस्त के अलावा कभी उसे दूसरी नज़र से नहीं देखा। उसे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अरमान इस चीज़ से भी बहुत खुश था। उसने कल्पना को विनोद और रंजना जी से भी मिलवाया।
सबको कल्पना बहुत पसंद आई थी। सब जान गए थे कि अरमान कल्पना से बेहद प्यार करता है। बस यही बात वरदान भी जान गया और फिर वो हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। कल्पना के पिता एक स्कूल में टीचर थे और बहुत ईमानदार थे। हर रोज़ वो अपना काम ईमानदारी से करके दोपहर के बाद घर आ जाते थे। पर आज दोपहर से शाम हुई और शाम से रात, पर कल्पना के पापा अभी तक घर नहीं आए थे। यहाँ तक कि कल्पना भी घर आ गई थी, पर राजेश जी का कुछ अता पता नहीं था। दोनों माँ बेटियों को बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि राजेश जी का फ़ोन भी नहीं लग रहा था। कल्पना अपनी स्कूटी की चाबी उठाते हुए, माँ मैं पापा को देखने उनके स्कूल जा रही हूँ, इतना कहकर वो जैसे ही घर से बाहर निकलने वाली होती है, तभी हाँफते हुए राजेश जी घर के अंदर आते हैं। हैरान परेशान घबराए हुए, पसीने से लथपथ। उनकी यह हालत देखकर कल्पना और उसकी माँ हैरान रह जाती हैं। कल्पना अपने पापा को संभालते हुए, पापा ये क्या हुआ आपको और कहाँ थे आप? वो उसे सोफे पर बैठाते हुए बोलती है। इतने में उसकी माँ मंजू उसके लिए पानी लेकर आती हैं और उनके पास बैठते हुए, लीजिए पानी पीजिए, हालत तो देखिए क्या हो गई है, वो उसकी चिंता करते हुए बोलती हैं। राजेश वो पानी का गिलास टेबल पर रखते हुए, सब कुछ खत्म हो गया मंजू, सब खत्म हो गया। मेरी बरसों की मेहनत, ईमानदारी, सब कुछ खत्म हो गया। ये कहते हुए उनकी आंखें नम हो जाती हैं। अपने पापा की ऐसी हालत कल्पना से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पापा पापा संभालिए खुद को और मुझे बताइए कि क्या हुआ है। राजेश खुद पर काबू पाते हुए, आज स्कूल के मेरे साथियों ने मुझ पर रिश्वतखोरी का इल्ज़ाम लगाया है। वो कहते हैं कि मैं एडमिशन करते हुए पैसे खाता हूँ। ये सुनकर मंजू और कल्पना भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि राजेश ऐसा करना तो दूर सोच भी नहीं सकते थे। उनकी ईमानदारी के तो स्कूल में चर्चे होते थे और आज वही लोग उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। यह सुनकर कल्पना, पर पापा ऐसा कैसे हो सकता है? आपने उन लोगों को बताया नहीं कि? राजेश उसकी बात बीच में ही काटते हुए, बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात यह है कि आज मेरी स्कूल की अलमारी में से उनको 5 लाख रुपए भी मिले हैं, जो वहाँ पर कैसे आए मुझे नहीं पता। मैंने कोई पैसे नहीं लिए, मैं सच कह रहा हूँ। वो बेबसी और लाचारी से बोलते हैं। कल्पना को बहुत धक्का लगता है ये सब सुनकर। उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो तुरंत अरमान को फ़ोन करने लगती है, लेकिन तभी किसी आंधी की तरह वरदान वहाँ पर पहुँचता है और उसके साथ उसका मैनेजर गौरव भी उसके साथ था। घर का दरवाज़ा पहले ही खुला हुआ था। वो दोनों सीधा अंदर आते हैं। वरदान सामने रखी कुर्सी पर बैठ जाता है और उसका मैनेजर उसके साथ वहीं पर खड़ा हो जाता है। उन दोनों को देखकर कल्पना और उसके मम्मी पापा भी हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये दोनों अजनबी हैं कौन, जो सीधा उनके घर के अंदर ऐसे ही आ गए। आप लोग कौन हैं? क्या चाहिए आपको? कल्पना एकदम से उनसे सवाल करती है। वरदान अपने मैनेजर को कुछ इशारा करता है। उसका इशारा पाते ही गौरव, हम लोग कौन हैं ये बात मायने नहीं रखती। मायने यह रखता है कि राजेश जी कितनी बड़ी मुसीबत में है। आज तो सिर्फ ये बात चंद लोगों को पता चली है कि इन्होंने रिश्वत ली है, पर कल सुबह तक ये बात पूरे अखबार, मीडिया सब जगह फैल जाएगी। किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे राजेश जी। यह सुनते ही मंजू की तो रुलाई फूट जाती है, जबकि कल्पना को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से सोफे से खड़े होते हुए, सुनो, तुम दोनों जो भी हो बकवास बंद करो अपनी। ऐसा कुछ नहीं होगा। जब मेरे पापा ने कुछ किया ही नहीं है तो हम क्यों डरें? तुम दोनों अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। यह सुनते ही वरदान एकदम से कुर्सी से खड़ा होता है और कल्पना के करीब जाकर, ये बात तुम जानती हो कि तुम्हारे पापा ने कुछ नहीं किया है। ये जानते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया है। मैं जानता हूँ कि इन्होंने कुछ नहीं किया है, लेकिन साबित कैसे करोगी ये सच? हर सबूत, हर कोई इनके खिलाफ है। बड़ी बड़ी बातें करना आसान है मिस, लेकिन सच को साबित करना उतना ही मुश्किल है। लेकिन लेकिन तुम चाहो तो मैं बहुत आराम से तुम्हारे पापा की मदद कर सकता हूँ। बहुत आराम से ये साबित कर सकता हूँ कि ये सब इन्होंने नहीं किया है। पर मेरी एक कंडीशन है। कल्पना उसे देख रही थी। वरदान वापस कुर्सी पर जाकर बैठते हुए कल्पना की तरफ देखकर, तुम्हें अभी इसी वक्त मुझसे शादी करनी है, राइट नाउ? यह सुनकर कल्पना की और उसके परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, खासकर कल्पना के। पर उसे वरदान की बात पर बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से उन दोनों को बाहर का रास्ता दिखाते हुए
अभी के अभी निकलो मेरे घर से, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। वो और भी ज़्यादा गुस्से से बोलती है। उसकी बात सुनकर वरदान हल्का सा मुस्कुराकर, पुलिस तो वैसे भी कुछ देर में तुम्हारे पापा को गिरफ्तार करने आ ही जाएगी। वो अभी बोल ही रहा था कि तभी राजेश का फ़ोन रिंग करता है। राजेश कांपते हुए हाथों से फ़ोन उठाकर कान पर लगाता है। सामने से कोई कुछ बोलता है, जिसे सुनकर राजेश के हाथ से फ़ोन छूटकर नीचे गिर जाता है और वो एकदम से अपने दिल पर हाथ रख लेता है और अगले ही पल वो ज़मीन पर गिर जाता है। यह सब इतनी जल्दी होता है कि किसी को कुछ समझ में नहीं आता। पापा, कल्पना एकदम से चिल्ला पड़ती है। मंजू को भी कुछ समझ में नहीं आता है। वो भी एकदम से राजेश की तरफ दौड़ती है। दोनों माँ बेटी की हालत खराब हो गई थी। दोनों को ही कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह अचानक से हुआ क्या। वरदान तुरंत गौरव को डॉक्टर को फ़ोन करने का बोलता है और फिर वो दोनों मिलकर राजेश को अंदर कमरे में ले जाते हैं और बिस्तर पर लिटा देते हैं। कल्पना और मंजू दोनों ही हैरान थे कि आखिर वरदान है क्या, वो ऐसा क्यों कर रहा है। एक तरफ वो उनकी मदद कर रहा है और दूसरी तरफ वो कल्पना से ज़बरदस्ती शादी करने को कह रहा है। कल्पना की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वहीं मंजू का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। इतने में डॉक्टर की एक टीम वहां पर आती है और उस कमरे को लगभग हॉस्पिटल में बदल देती है। सब कुछ वरदान के कहने पर हो रहा था। डॉक्टर राजेश को चेक करते हैं और कल्पना और मंजू की तरफ देखकर, घबराने वाली बात नहीं है, माइनर अटैक था, पर यह माइनर अटैक मेजर अटैक में भी बदल सकता है। इन्हें कोई चिंता परेशानी नहीं होनी चाहिए, खासकर कोई सदमा नहीं लगना चाहिए। बाकी सुबह तक इनको होश आ जाएगा। ये डॉक्टर मेहता यहीं रहेंगे इनकी देखभाल के लिए। मैं सुबह आकर इनका चेकअप कर लूँगा। यह कहते हुए वो वरदान के पास जाकर, ओके मिस्टर वरदान ओबराय, मैं चलता हूँ। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। कल्पना के दिमाग में वरदान ओबराय शब्द घूम रहा था। वो मन में, वरदान ओबराय मतलब ये अरमान के बड़े भाई हैं, पर फिर ये मुझसे शादी करना क्यों चाहते हैं, वो मन ही मन खुद से सवाल करती है। इतने में वरदान उसके पास आकर, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, सोच लो, तुम्हारे पापा की जान अब तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा एक फैसला सबको सही कर सकता है, वरना कल सुबह हर जगह इनके चर्चे होंगे और सब खत्म। इतना कहकर वरदान वापस जाकर बाहर सोफे पर बैठ जाता है और गौरव की तरफ देखकर, शादी की तैयारी करो, वो बिना किसी भाव के बोलता है। गौरव तुरंत वहाँ से चला जाता है। कल्पना जो फंस चुकी थी हर तरफ से, उसकी आंखों के सामने अरमान का चेहरा घूम जाता है। भले ही वो उससे सिर्फ अपना दोस्त मानती थी, पर वो ये भी जानती थी कि अरमान उससे कितना प्यार करता है। मंजू अभी भी राजेश के पास बैठी रो रही थी। कल्पना कभी राजेश को देख रही थी तो कभी मंजू को। इतने में मंजू उसके पास आकर अपने आंसू भरी नज़रों से उसकी तरफ देखती है और फिर बिना कुछ बोले उसके सामने हाथ जोड़ देती है, जैसे कह रही हो कि मान ले वरदान की बात और बचा ले अपने पापा की जान। कल्पना भी उसकी बात का मतलब समझ जाती है और झट से अपनी माँ के गले लगकर रोने लगती हैं। अगले ही पल वो वरदान के पास जाती है। उसे देखकर वरदान, मुझे पता था कि तुम मेरी बात मान लोगी। कल्पना उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए, शायद तुम नहीं जानते कि तुम्हारा छोटा भाई मुझे पसंद करता है, मुझसे शादी करना चाहता है, और तुम, वरदान बीच में ही उसकी बात काटते हुए, जानता हूँ, तभी तो तुमसे शादी कर रहा हूँ। उसकी बात सुनकर कल्पना हैरान रह जाती है। बस फिर क्या था, मजबूरी में कल्पना को वरदान से शादी करनी पड़ती है, अपने पापा की जान बचाने के लिए, उनका मान सम्मान बचाने के लिए। जहाँ पंडित जी पूजा के मंत्र पढ़ रहे थे, वहीं वरदान और कल्पना अपनी अपनी सोच में गुम थे। पूजा संपन्न हुई। अब आप दोनों भगवान से जो मांगना चाहते हैं वो सच्चे मन से मांगिए। यह सुनकर वरदान, आपके इस भगवान ने आज तक मुझसे छीना ही है, ये मुझे क्या देंगे। वैसे भी मेरा भगवान मेरी माँ है। बेहद गुस्से से वो ये बोलता है और फिर अगले ही पल कल्पना का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाते हुए, चलो। इसके बाद वो कल्पना को गाड़ी में बिठाता है और तेजी से वहाँ से चला जाता है। कुछ ही देर में उसकी गाड़ी ओबराय मेंशन के सामने रुकती है। यह देखकर कल्पना की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं कि वरदान उसे लेकर
अरमान के घर आया है, पर क्यों? आखिर करना क्या चाहता है वो? और क्या होगा अब? गाड़ी के अंदर बैठी कल्पना बस यही सोचे जा रही थी और घबराहट में उसका दिल भी तेजी से धक धक कर रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं। वरदान गाड़ी के ब्रेक मारता है और गाड़ी से बाहर निकलते हुए, बाहर आओ जल्दी, वो बिना कल्पना की तरफ देखते हुए बोलता है। पर कल्पना तो वहाँ होकर भी वहाँ नहीं थी। वो तो बस यही सोच रही थी कि अब क्या होगा, कैसे संभालेगा अरमान खुद को, कैसे रिएक्ट करेगा वो ये सच जानकर, कहीं कोई तूफान ना आ जाए। वो अंदर बैठी यही सोच रही थी और बाहर खड़ा वरदान उसके बाहर आने का इंतजार कर रहा था। उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था, बल्कि वो गुजरते वक्त के साथ साथ और भी ज़्यादा बढ़ रहा था। जब कल्पना गाड़ी से बाहर नहीं आती है तो वो एक झटके से गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है और कल्पना के ऊपर हल्का सा झुककर उसकी सीट बेल्ट को अलग करता है और फिर उसका हाथ पकड़कर एकदम से गाड़ी से बाहर खींचते हुए, तुम्हें सुनाई नहीं देता या तुम जानबूझकर अनजान बनती हो? वो बहुत ज़्यादा गुस्से से बोलता है। कल्पना इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो तो अभी भी अपनी सोच में ही गुम थी। उसे तो पता ही नहीं चला कब बरदार ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, कब उसने उसकी सीट बेल्ट खोली, कब उसे गाड़ी से बाहर खींच लिया। कुछ भी नहीं समझ पा रही थी वो। वो हैरान परेशान सी उसकी तरफ देखती है। वरदान भी उसे ही देख रहा था। अच्छे से समझ रहा था कि वो कल्पना के मन में क्या चल रहा है। पर इस वक्त उसके सर पर जुनून सवार था, अपनी माँ की मौत का बदला लेने का। वो फिर से उसका हाथ पकड़ता है और उसे बंगले के अंदर ले जाता है। बंगले के अंदर रंजना टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। विनोद सोफे पर बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और ऊपर अरमान अपने कमरे में था और वो ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। साथ साथ वो कल्पना को फ़ोन भी कर रहा था और उसके लिए थोड़ा सा परेशान भी था कि पता नहीं ये लड़की अपना फ़ोन बंद करके कहाँ चली गई, क्योंकि कल रात से ही कल्पना का फ़ोन ऑफ आ रहा था। कितना परेशान हो गया था अरमान उसके लिए। हर रोज़ किसी न किसी बहाने वो रात को सोने से पहले कल्पना से ज़रूर बात करता था और फिर सुबह उठकर उसको गुड मॉर्निंग विश करता था। लेकिन कल्पना का ऐसे बिना बताए फ़ोन स्विच ऑफ कर देना उसके लिए परेशानी का कारण ज़रूर था। वो साथ साथ ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था और साथ साथ कल्पना को फ़ोन करते हुए, पता नहीं ये लड़की कहाँ चली गई। इसे इतना भी होश नहीं है कि उसे कि मैं इस वक्त फ़ोन करता हूँ। पर नहीं, इसे तो कोई फिक्र ही नहीं है मेरी। फिर वो एक गहरी सांस लेते हुए, मैं भी ना किससे शिकायत कर रहा हूँ। अरे यार, मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मुझसे नहीं। मैं भी ना कभी कभी बहुत ज़्यादा पजेसिव हो जाता हूँ। कोई बात नहीं, शायद वो मुझसे नाराज़ होगी। एक काम करता हूँ, अभी ऑफिस जाते जाते पहले उसके घर जाऊँगा, फिर देखता हूँ कैसे बात नहीं करती मुझसे। अरमान रेडी होते हुए खुद से ही बात कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक ही पल में कल्पना की और उसकी भी ज़िंदगी बदल चुकी है। नीचे हॉल में रंजना विनोद की तरफ देखकर, अब कब तक आप ये न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे? नाश्ता ठंडा हो रहा है और एक ये अरमान जो अभी तक अपने कमरे से बाहर ही नहीं आया। पता नहीं क्या करते रहते हो तुम दोनों, वो थोड़ा सा खींचते हुए बोलती हैं। विनोद न्यूज़पेपर टेबल पर रखते हुए, तुम्हें तो आदत है डेली बड़बड़ करने की, क्योंकि इतनी चिड़चिड़ी होती जा रही हो रंजना? विनोद उसके पास आकर उससे सवाल करता है। रंजना उसकी तरफ देखते हुए, क्या आपको नहीं पता, जिस माँ का एक बच्चा सालों पहले उसे छोड़कर चला गया हो, वो भी मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाकर, मुझे गलत समझकर, भला वो माँ कैसे खुश रह सकती है? वादा किया था मैंने दीदी से कि मैं वरदान का हमेशा ख्याल रखूंगी, उसे अपने पास रखूंगी, और मैं वही वादा नहीं निभा पाई। और आप पूछ रहे हैं कि मैं चिड़चिड़ी क्यों होती जा रही हूँ? वो विनोद के लिए नाश्ता लगाते हुए बोलती है। साफ पता चल रहा था कि उसकी आंखों में आंसू थे। विनोद उसके पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है रंजना। वरदान ने जो देखा जो समझा सब गलत ही समझा। हम सब ने कितनी कोशिश की उसे समझाने की, पर वो कुछ सुनना और समझना ही नहीं चाहता। हालात उस वक्त ऐसे हो गए थे कि सब कुछ उसे गलत ही नज़र आ रहा था और हम उसके कोमल दिल की भावनाएं समझ नहीं पाए।
मैं भी तो अधूरा हूँ अपने बच्चे के बिना। मैं भी तो तरसता हूँ उसके साथ रहने के लिए। पर विनोद बेबसी से बोलता है और निराश होकर कुर्सी पर बैठ जाता है। रंजना के दो आंसू उसके हाथ पर गिरते हैं। वो तुरंत उसकी तरफ देखता है और उसके आंसू साफ करते हुए, तुम रो मत, देखना एक दिन वो खुद हमारे पास वापस आएगा, फिर से तुम्हें माँ कहेगा, हमारा परिवार फिर से एक होगा, देख लेना तुम, वो रंजना को समझाते हुए बोलता है। रचना अपनी आंसू भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए, आप सच कह रहे हैं ना, ऐसा सच में होगा ना। वो अभी बोल ही रही थी कि तभी भागा भागा एक नौकर अंदर आता है और एकदम से, मैम, मैम, वो वरदान सर आए हैं। यह सुनते ही विनोद और रंजना की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। पहले तो दोनों को यकीन ही नहीं होता कि कहीं उन्होंने गलत तो नहीं सुन लिया। आज ना जाने कितने सालों बाद वरदान घर आया था। तू सच कह रहा है, मेरा वरदान आया है? रजना उस नौकर से पूछती है। एकदम सच कह रहा हूँ मैम, और वरदान सर अकेले नहीं आए, शादी करके आए हैं। शादी? विनोद हैरानी से बोलता है। पर रंजना को तो बस इस बात की खुशी थी कि वरदान घर आया है। वो विनोद की तरफ देखकर, ठीक है ना, उसकी मर्जी, उसने शादी कर ली, पर ये देखिए ना कि वो बहू को लेकर अपने घर आया है, हम सबके पास आया है। तभी अरमान नीचे आते हुए, कौन आया है माँ? वो अपने फ़ोन में लगा हुआ ही बोलता है। रन्ना चहकते हुए, तेरा भाई आया है और साथ में दुल्हन भी लाया है। मैं जल्दी से आरती की थाली लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो फटाफट पूजा घर की तरफ दौड़ पड़ी। यह सुनकर अरमान को भी बहुत हैरानी होती है और वो हैरानी से, भाई और शादी, आई कांट बिलीव, अरमान नीचे आते आते बोलता है। इतने में रंजना आरती की थाली लेकर बाहर आती हैं और जल्दी से घर की चौखट तक जाने लगती हैं। ठीक उसी वक्त वरदान कल्पना का हाथ पकड़े हुए घर की चौखट तक आ जाता है। रंजना जो खुशी से चहकती हुई दरवाजे की तरफ आ रही थी, उनकी नज़र वरदान पर जाती है, फिर उसके पास खड़ी उसकी दुल्हन पर, जो कोई और नहीं कल्पना थी। उसके बेटे का प्यार, उसके बेटे का सब कुछ थी। कल्पना को वरदान के साथ देखकर, वो भी उसकी बीवी के रूप में देखकर, रंजना को एक धक्का लगता है और उसके कदम वहीं रुक जाते हैं, जैसे किसी ने उसके पैरों में बेड़ियां डाल दी हों। यही हाल विनोद का था। उसे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। और अरमान, उसकी तो एक ही पल में जिंदगी बदल गई थी। विश्वास नहीं हो रहा था उसको भी कि जिस लड़की से वो इतना प्यार करता है, आज वो लड़की उसके भाई की पत्नी बन चुकी है। ये उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। वो संभल नहीं पाता और उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। ऐसा ही कुछ हाल रचना का भी था। एक पल के लिए तो वो भी विश्वास नहीं कर पाई थी और ये सब देखकर अंदर तक हिल गई थी। यहाँ तक कि आरती की थाल भी उसके हाथ से गिरते गिरते बची थी। वरदान उसकी एक एक हरकत नोटिस कर रहा था। उसके चेहरे के भाव देखकर ही वो समझ गया था कि उसे बहुत बड़ा सदमा लगा है, ठीक वैसे ही जैसा उसे लगा था जब उसने अपनी मौसी को उसकी माँ की जगह लेते हुए देखा था। वो कभी विनोद को देख रहा था तो कभी रंजना को, जबकि कल्पना सिर्फ अरमान को देख रही थी, जो कि नम आंखों से उसे देख रहा था। उसके दिल पर क्या बीत रही थी, ये कल्पना अच्छी तरह से समझ सकती थी। बुरा लग रहा था उसको अरमान के लिए, पर वो मजबूर थी। चाह कर भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। भले ही वो उससे प्यार नहीं करती थी, पर वो उसका सबसे अच्छा दोस्त था। उसने सोच लिया था कि वो अपने सबसे अच्छे दोस्त की ज़िंदगी यूँ बर्बाद नहीं होने देगी। अरमान अभी भी नम आँखों से उसे ही देख रहा था। कल्पना तुरंत अपनी नज़रें फेर लेती है और कसकर वरदान का हाथ पकड़ लेती है। वरदान, जो उस वक्त गुस्से में था, वो इस बात पर ध्यान ही नहीं दे पाया। पर अरमान तो ये देखकर और भी हैरान रह जाता है। वरदान जो रंजना की तरफ देखता है और एकदम से, रुक क्यों गई आप? आरती नहीं उतारेंगी या अपनी बहू का चेहरा देखकर सदमा लग गया आपको? वरदान गुस्से से दांत भींचकर बोलता है। उसके तीखे बोल रंजना के दिल पर लगते हैं। वो सब समझ रही थी कि क्या कहना चाह रहा है। अगले ही पल वो अपने चेहरे पर मुस्कान सजाती है और वरदान के पास जाते हुए, नहीं नहीं बेटा, मैं आरती क्यों नहीं उतारूंगी। कितने दिनों बाद खुशी का दिन है, मेरा बेटा बहू लेकर आया है, मैं भला आरती क्यों नहीं उतारूंगी। ये कहती हुई वो दोनों के पास जाती है, दोनों के माथे पर कुमकुम लगाती है और फिर दोनों की आरती उतारती है।
इतना नाटक कैसे कर लेती हैं आप? क्यों सबको ये दिखाना चाहती हैं कि कितनी महान है आप? वरदान बेरुखी से बोलता है। यह सुनकर कल्पना हैरानी से उसकी तरफ देखती है। वहीं वरदान की बात सुनकर विनोद को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से वरदान वो एकदम से चिल्लाता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलता, तभी रंजना उसकी तरफ देखती है और आंखों ही आंखों में उसे शांत रहने को बोलती है। तभी उसकी नज़र पास खड़े अरमान पर पड़ती है, जिसकी आंखें नम थीं। अरमान की हालत देखकर उसका दिल रो पड़ता है। समझ सकती थी वो उसकी हालत, पर क्या कर सकती थी? वो फिर से वरदान की तरफ देखकर, अरे तुम दोनों बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ। वो मुस्कुराते हुए बोलती है, अपने घर में आने के लिए मुझे आपकी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। बेरुखी से बोलता है वरदान और फिर घर के अंदर आता है, जबकि कल्पना वहीं खड़ी थी। रंजना उसका हाथ पकड़ते हुए, आओ अंदर आओ बेटा, ये कहते हुए वो उसका हाथ पकड़कर घर के अंदर ले जाती है और साथ साथ अपने नौकर को आवाज़ लगाते हुए, रिंकू मिठाई लाओ जल्दी, मेरे बेटा बहू आए हैं, सबका मुंह मीठा करवाओ। वो कल्पना को सोफे पर बिठाते हुए बोलती हैं। विनोद से अब और सहन नहीं हो रहा था ये सब, आखिर वो बोल ही पड़ता है, बस करो रजना, बस करो। किस बात की खुशियां मना रही हो तुम? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि इसने क्या किया है? वो गुस्से से वरदान की तरफ देखते हुए बोलता है। रंजना वापस उसको शांत करते हुए, क्यों गुस्सा कर रहे हैं आप? शांत रहिए ना। विनोद बीच में ही उसकी बात काटते हुए, कैसे शांत रहूं मैं? कैसे? इसने ये सब जानबूझकर किया है और तुम हो कि? वरदान जो अपने दोनों हाथ अपनी पैंट की जेब में डाले हुए खड़ा था, वो एकदम से रंजना के पास आते हुए, ठीक कह रहे हैं ये सब जानबूझकर किया है मैंने। अब आपको पता चलेगा कि जब किसी की खुशियां छीन लो तो कैसा लगता है। आज आपका लाडला बेटा उसी जगह खड़ा है जहाँ मेरी माँ खड़ी थी। आज मैंने भी उसकी खुशियाँ छीन ली हैं, उससे ठीक वैसे ही जैसे आपने मेरी माँ की खुशियाँ छीनी थीं। अब महसूस कीजिए उस दर्द को जो मेरी माँ ने महसूस किया था, जो मैं सालों से महसूस कर रहा हूँ। बेहद गुस्से से बोलता है वरदान। यह सुनकर रंजना की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वरदान आज भी उसे गलत समझता है। इतने साल बाद भी वो उसकी नज़रों में गलत ही है। वो वरदान के थोड़ा सा करीब जाती है और उसका हाथ पकड़ते हुए, नहीं बेटा तुम मुझे गलत। वो अभी इतना ही बोली थी कि वरदान ने एक झटके से अपना हाथ पीछे खींचते हुए और रंजना से अपने कदम पीछे लेते हुए, हाथ मत लगाइए मुझे, कातिल हैं आप मेरी माँ की। वो गुस्से से बोलता है। उसकी बात सुनकर विनोद को भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से चिल्लाता है, वरदान। लेकिन वरदान आज किसी की नहीं सुन रहा था। वो उतने ही गुस्से से विनोद की तरफ देखता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर, चिल्लाइए मत, आप भी बराबर के हिस्सेदार हैं इस पाप में। आप दोनों ने मिलकर मेरी माँ की खुशियाँ छीनी हैं, उनको मौत के घाट उतारा है। मुझे मजबूर किया है ये सब करने के लिए, ऐसा बनने के लिए। कितना प्यार करती थी मेरी माँ आपसे, कितना विश्वास करती थी वो आप पर, और आपने क्या किया? फिर वो रंजना की तरफ देखकर, और आप? आपसे उम्मीद नहीं थी मुझे। वो बहुत ज़्यादा गुस्से से बोल रहा था। वरदान, यहाँ तक कि उसे ये भी होश नहीं था कि वो क्या बोल रहा है क्या नहीं। वहीं अरमान सिर्फ सोफे पर बैठी कल्पना को देख रहा था, जो कि उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर रही थी। अरमान से ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो वापस अपने कमरे में चला जाता है। उसका इस तरीके से जाना इस बात की गवाही दे रहा था कि वो कितनी बुरी तरह टूट गया है। उसको ऊपर जाते हुए देखकर वरदान रंजना की तरफ देखकर, इसकी हालत देखकर अब आपको एहसास होगा कि जब इंसान टूटता है तो उसको कैसा लगता है, क्या गुजरती है उस पर जब अपने ही धोखा देते हैं। इतना कहकर वो फिर से कल्पना का हाथ पकड़ता है और उसे वापस वहाँ से ले जाते हुए, चलो यहाँ से, यह कहता हुआ वो उसे अपने साथ वहाँ से ले जाने लगता है। लेकिन तभी पीछे से रंजना उसे आवाज़ लगाते हुए, रुको वरदान। उसकी आवाज़ सुनकर वरदान के कदम वहीं रुक जाते हैं और उसके साथ साथ कल्पना के भी। वो पीछे मुड़कर रंजना की तरफ देखता है। रंजना जो उसे ही देख रही थी, वो अपनी आंखों से बहते आंसू साफ करते हुए, चलो किसी बहाने से तुमने हमें अपना तो कहा। वो मुस्कुराते हुए बोलती है, एक मिनट रुको, मैं अभी आई। इतना कहकर वो झट से अंदर कमरे में जाती है और 2 मिनट बाद ही वापस आती है। उसके हाथ में कुछ था जो कि कुसुम से जुड़ा हुआ था। उसके हाथ में एक ज्वेलरी बॉक्स था जिसमें कुसुम के कंगन थे। वो उस बॉक्स को वरदान के पास ले जाकर
उन कंगन को बाहर निकालती है। यह दीदी के कंगन है। उन्होंने कहा था कि जब उनकी बहू आएगी तो वो ये कंगन उसे पहनाएंगी। ये उनकी अमानत है। वो उन कंगनों को वरदान के सामने करते हुए बोलती है। अपनी माँ के कंगन देखते ही वरदान की आंखों में नमी तैर जाती है। वो झट से उन कंगनों को अपने हाथ में ले लेता है और अपने सीने से लगा लेता है। उसे ऐसे लगता है जैसे कुसुम का आशीर्वाद उसके साथ है। न चाहते हुए उसकी आंखों की नमी लुढ़क कर उसके गालों पर आ जाती हैं। अगले ही पल वो रजना की तरफ देखकर, आपका यह एहसान रहेगा मुझ पर जो आपने मेरी माँ की अमानत मुझे लौटा दी, वरना तो आपने मेरी माँ की एक एक चीज़ पर कब्जा कर ही लिया है। इतना कहकर वो वहाँ से बाहर निकल जाता है और उसके पीछे पीछे कल्पना भी। रजना रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और पीछे पीछे विनोद भी। रजना का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। विनोद उसको चुप करवाते हुए, रजना संभालो खुद को, अभी तुम्हें अरमान को भी संभालना है। तुम ऐसे करोगी तो फिर कैसे चलेगा? पता नहीं वरदान कब इस बात को समझेगा कि जो भी हुआ उसमें किसी की गलती नहीं थी, ना तुम्हारी ना मेरी, बस हालात ही गलत थे। रजना आंसू भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए, अब कुछ सही नहीं होगा, कुछ भी नहीं। इससे ज़्यादा गलत क्या हो सकता है? मेरे एक बच्चे ने मेरे दूसरे बच्चे की खुशियाँ छीन ली, वो भी सिर्फ मेरी वजह से। इन सब में अरमान का तो कोई कसूर था ही नहीं ना। वो तो वरदान को अपना भाई मानता है, कितनी इज्जत करता है उसकी। लेकिन वरदान ने उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा। सिर्फ और सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए वो इतना पत्थर हो गया, इस बात का मुझे अंदाजा नहीं था। सब कुछ बर्बाद हो गया विनोद, सब कुछ। वो रोते हुए बोल रही थी और रोते रोते वो उसके सीने से लग जाती है। विनोद भी उसे शांत करने की कोशिश करने लगता है। वो बात अलग थी कि अंदर से वो भी बहुत परेशान था, दुखी था, पर समझ तो उसे भी कुछ नहीं आ रहा था कि वो कैसे सब कुछ सही करे। ऊपर कमरे में अरमान का हाल भी कुछ ऐसा ही था। वो भी सदमे में था कि ये एकदम से हो क्या गया। उसकी आंखों के सामने बार बार वही पल घूम रहा था जब वरदान कल्पना का हाथ पकड़े हुए अंदर आया था। उसे अपनी पत्नी कह रहा था और कल्पना का उसे नज़रअंदाज करना, यह तो उसे बुरी तरह तोड़ रहा था। उसे भी ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे गुस्सा और रोना एक साथ आ रहा था। वो जितना खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा था, उतना ही और उलझता जा रहा था। हम कह सकते हैं कि उसका गुस्सा हर पल उस पर हावी होता जा रहा था। और फिर एक वो वक्त भी आता है जब उसे ये सब सहन नहीं होता। गुस्से से भरा हुआ वो उठता है और झट से अपनी गाड़ी की चाबी उठाते हुए नीचे आता है और सीधा निकल जाता है वरदान के पास, उससे सवाल करने के लिए आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है, क्यों किया उसने ये सब। उसे ये तो समझ में आ गया था कि वरदान ने ये सब जानबूझकर किया है, लेकिन कल्पना ऐसे कैसे कर सकती है? उसकी क्या मजबूरी थी जो उसने वरदान का साथ दिया? बस यही सवाल करने वो उसके घर जा रहा था, बिना यह सोचे समझे कि उसका ये कदम सही होगा या नहीं। उधर वरदान घर पहुंच गया था। पूरे रास्ते उसने कल्पना से एक बार भी बात नहीं की, एक शब्द तक नहीं बोला। बस वो खोया हुआ था अपने अतीत में, अपनी माँ की यादों में और अपनी माँ के कंगन में, जिनको वो अभी भी हाथ में पकड़े हुए था। कल्पना चोरी चोरी उसकी तरफ देख रही थी, पर कुछ बोलने की उसकी भी हिम्मत नहीं थी। फिर वो अपना चेहरा फेर लेती है। उसे पूरी सच्चाई तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ हद तक सच्चाई पता चल गई थी। लेकिन इन सबसे भी ज़्यादा उसके दिमाग में सिर्फ अरमान चल रहा था। आखिर वो उसका बहुत अच्छा दोस्त था, तो कैसे नहीं वो उसके बारे में सोचती। इस तरीके से अरमान अपनी आंसू भरी नज़रों से उसको देख रहा था। कल्पना को भी वो सब याद आ रहा था और उसे दुखी कर रहा था। उसने सोच लिया था और ठान लिया था कि अब उसे क्या करना है। खैर वरदान उसे लेकर घर पहुंच जाता है। बिना कुछ बोले वो गाड़ी में से बाहर निकलता है और सीधा घर के अंदर। कल्पना भी उसके पीछे पीछे जाती है। वरदान सीधा ऊपर जाता है और अपने कमरे से अटैच स्टडी रूम में। कल्पना को अपने पापा की चिंता हो रही थी, अपनी मम्मी की चिंता हो रही थी। वो भी सीधा ऊपर कमरे में जाती है और अपना फ़ोन उठाकर सबसे पहले अपने घर पर बात करती है। उधर उसके मम्मी पापा भी उसकी चिंता में परेशान हो रहे थे और कल्पना का फ़ोन भी बंद आ रहा था। जैसे ही कल्पना उनको फ़ोन करती है, तभी उसकी माँ झट से फ़ोन उठाकर, कहाँ थी अब तक बेटा?
तेरा फ़ोन भी बंद आ रहा था। तुझे पता है ना, मुझे यहाँ पर तेरी कितनी चिंता हो रही थी। क्या हुआ? क्या किया उसने तेरे साथ? कहीं उसने तेरे साथ कोई बुरा सलूक तो नहीं किया ना? वो एक के बाद एक उससे सवाल करते हुए बोल रही थी और उन सवालों में अपनी बेटी के लिए बेहद चिंता झलक रही थी। कल्पना उसको शांत करते हुए, नहीं माँ, कुछ नहीं किया उसने, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर आप ये सब छोड़िए और बताइए कि पापा कैसे हैं? ठीक तो है ना वो? और डॉक्टर उनके पास ही है ना? कल्पना को अपने पापा की चिंता हो रही थी। और हो भी क्यों ना, बहुत प्यार करती थी वो अपने पापा से। उन्हीं के लिए तो उसने वरदान से शादी की थी। उसकी माँ उसको बताते हुए, हाँ तेरे पापा ठीक हैं, तेरे बारे में पूछ रहे थे। अब दवाइयों के कारण सो रहे हैं, लेकिन पहले से बहुत फर्क है और डॉक्टर भी कल से यहीं हैं। एक पल के लिए भी वो तेरे पापा के पास से हिले भी नहीं। लेकिन ऐसा क्यों किया इस लड़के ने? एक तरफ इसने हमें मजबूर किया कि हम तेरी शादी उससे करें, और दूसरी तरफ वो तेरे पापा का इलाज भी करवा रहा है, जबकि इनको फंसाने वाला भी यही है। आखिर हो क्या रहा है ये बेटा? कहीं तेरी इससे कोई दुश्मनी तो नहीं? वो कल्पना से सीधा सवाल करती हैं। कल्पना अपनी माँ की हालत अच्छे से समझ रही थी कि वो क्या कहना चाहती हैं, क्या पूछना चाहती हैं, लेकिन इस वक्त वो खुद भी पूरी बात नहीं जानती थी, तो उनको क्या बताती। वो एक गहरी सांस लेकर, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ, पर अभी तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप परेशान मत हो। जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा मैं आपको बताती हूँ। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र मत कीजिएगा। बस पापा का ध्यान रखिएगा, जल्दी मैं आपसे मिलने आऊँगी। इतना कहकर वो फ़ोन कट कर देती है। अंदर स्टडी रूम में वरदान अपनी माँ के कंगन को अपने हाथ में लेकर बैठा था और कुछ गहरा सोच रहा था। वो क्या था और क्या बन गया था? इतना कठोर, इतना पत्थर। किसी की भावनाओं की कोई कदर नहीं, किसी के एहसास की कोई कदर नहीं। अपनी पूरी ज़िंदगी खराब कर चुका था ये लड़का, सिर्फ अपनी एक गलत फहमी की वजह से। और उसकी ये गलत फहमी अभी कहाँ तक जाएगी और क्या क्या खराब करेगी, ये उसे अभी अंदाज़ा नहीं था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।